हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11 में जीव विज्ञान विषय में नया टॉपिक है आपका जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम से यानी इस चार्ट से ही आसानी से समझ सकते हो कि जो जीवाणु कोशिका है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसके शरीर को। पहला कोशिका आवरण, यानी जीवाणु कोशिका के बाहर का जो ढांचा है, आवरण से मतलब है यानी जो जीवाणु कोशिका के आंतरिक अंगों को ढकता है। तो आवरण यानी कोशिका के आवरण को 3 भागों में बांटा गया है। ग्लाइकोकैलिक्स, कोशाभित्ति, तीसरा है कोशिका कला। इसके बाद जीवाणु कोशिका का दूसरा भाग, यानी ये बीच का भाग है, अंदर का भाग या आंतरिक भाग, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र काव, कोशिका द्रव्य व राइबोसोम, तीसरा झिल्ली तंत्र, और इसका जीवाणु कोशिका का तीसरा भाग उपांग यानी कि फ्लैजिला जो पढ़ा था। उपांग को 3 भागों में बांटा गया, कशाभिका, सेक्सपिलस, फिम्ब्री। तो ये इस प्रकार जीवाणु कोशिका की संरचना होती है। आइए अब हम जीवाणु कोशिका के चित्र के माध्यम से एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं और एक एक को समझते हैं कि सबका क्या क्या कार्य है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो बाहर का किनारा है, इसे आवरण या ग्लाइकोकैलिक्स यानी पहला पार्ट सबसे पहले तो हम कोशिका के आवरण के बारे में बात करेंगे। और कोशिका का आवरण बस ये इतना ही है। कोशिका का आवरण जो बाहर का भाग है वो इतना ही है। इसके बाद कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य भीतर की संरचना है, आंतरिक संरचना है। और उपांग तीसरा पार्ट, ये आपका फ्लैजिला, ये उपांग है। तो सबसे पहले हम कोशिका का आवरण पढ़ते हैं। तो कोशिका के आवरण यानी बाहर के भाग को आवरण या ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, यानी ये होता क्या है, ये बाहर किस लिए उपस्थित है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका कार्य है कि इसमें जीवाणु कोशिका के बाहर पाए जाने वाले सतह आसंजित पदार्थ मिलते हैं। यानी जो बाहर का आवरण है इसमें बाहर पाए जाने वाले पदार्थ, आसंजित पदार्थ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसका कार्य है जो आपकी जीवाणु कोशिका है इसको एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। यानी इसको अतिरिक्त ये सुरक्षात्मक आवरण यानी ग्लाइकोकैलिक्स बनाता है, जिससे जीवाणु कोशिका को सुरक्षा प्रदान होती है। इसके अतिरिक्त ये जीवाणु कोशिका को, इस पूरी कोशिका को जो बाहर का आवरण है इसको सूखने से बचाता है। तो ये था आपका कोशिका आवरण में ग्लाइकोकैलिक्स का काम। इसके बाद अब हमारा आता है दूसरा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। कोशिका भित्ति यह आपका सेल वॉल, कोशिका के बाहर की दीवार या कोशिका की बाहरी दीवार, जीवाणु कोशिका की बाहरी दीवार सेल वॉल, यह आपका है सेल वॉल। और इसके ऊपर का जो हल्की सी परत थी हम उसकी बात कर रहे थे इसके पहले, ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना और सूखने से बचाना। अब हम बात करते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल ये क्या है, कैप्सूल जैसी, ये आपको दिखाई दे रहा है एक कैप्सूल जैसी। कैप्सूल यानी चारों ओर से घिरा हुए या चारों ओर से घिरे हुए आवरण की एक संरचना, उसे कैप्सूल कहते हैं। तो जो आपकी कोशिका भित्ति है ये कैप्सूल जैसी बाह्य संरचनाओं के नीचे तथा कोशिका कला के बाहर स्थित एक दृढ़ या कठोर संरचना है। यानी जो सेल वॉल है ये
ऊपर के आवरण से नीचे, इसके ऊपर जो आवरण होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला से पहले, इसके बाद वाली जो ये डॉटेस क्रॉस बनी लाइन है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला। तो हम कह सकते हैं कैप्स यानी कोशाभित्ति या कोशिका भित्ति कैप्सूल जैसी बाह्य संरचनाओं के नीचे तथा कोशिका कला के ऊपर या कोशिका कला के बाहर स्थित एक दृढ़ संरचना होती है। और कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ये कोशिका को एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है तथा निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ इसका मुख्य कार्य है जीवाणु कोशिका को फटने से बचाना। यानी जो आपकी सेल वॉल है कोशिका कला, इसका कार्य है जीवाणु की संरचना को एक निश्चित आकार प्रदान करना और इसको सुरक्षा देना। इसके साथ साथ इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका को फटने से बचाना या जीवाणु कोशिका को फटने से बचाना। इसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं कोशिका कला यानी आपकी कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशाभित्ति या कोशिका भित्ति से अंदर की संरचना कोशिका कला कहलाती है। तो कोशाभित्ति के ठीक नीचे यानी ये कोशा या कोशिका भित्ति के ठीक नीचे अर्धपार्यगम, कोशिका भित्ति के ठीक नीचे अर्धपार्यगम्य कोशिका कला पाई जाती है। यानी ये आपकी कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला सेल वॉल के नीचे कोशिका कला पाई जाती है और ये अर्धपार्यगम्य होती है। यानी कुछ पदार्थों को अंदर बाहर या आदान प्रदान करने में मदद करती है, इसलिए ये अर्धपार्यगम्य कोशिका कला पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य वही जो बताया था अभी कि इसका मुख्य कार्य है कोशिका कला के भीतर तथा बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करना। यानी इसका मुख्य कार्य है कोशिका कला के भीतर या कोशिका के भीतर पदार्थों का आदान प्रदान करना, क्योंकि ये अर्धपार्यगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है आपकी कोशिका कला। अब कोशिका कला के अंदर ही कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये आपका मीसोसोम। तो सबसे पहले ये कोशिका कला के अंदर का ही भाग है मीसोसोम। तो मीसोसोम क्या है? ये कोशिका कला यानी कोशिका द्रव्य में कुछ निश्चित स्थानों पर या कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ निश्चित स्थानों पर, इनके जगह निश्चित हैं, निश्चित स्थानों पर भीतर की ओर धंसकर अनियमित आकार के प्रवर्धों का निर्माण करते हैं। ये देखो अनियमित आकार के, इनका आकार कैसे भी हो सकता है। ये आपका मीसोसोम इस प्रकार से कैसे भी बने हो सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इसकी कोई संरचना निश्चित नहीं होती है इन मीसोसोम्स की। तो ये मीसोसोम्स अनिश्चित आकार के बने होते हैं या अनियमित आकार के बने होते हैं और ये जो है प्रवर्धों का निर्माण करते हैं। ये जो ऊपर कांटे जैसी संरचना दिखाई देती है इन्हें प्रवर्ध करते हैं और जो पुटिकाओं के रूप में प्रतीत होते हैं, यानी ये प्रवर्ध पुटिका जैसे दिखाई दे रहे हैं। और इन संरचनाओं की जो मध्यकाय यानी इन संरचनाओं को मीसोकाय या मध्यकाय कहते हैं और इनका कार्य होता है ये श्वसन के लिए, इनकी जो सतह है इसकी सतह के ऊपर श्वसन के लिए उत्तरदायी कुछ एंजाइम्स यानी विकर पाए जाते हैं और जिससे ये जीवाणु कोशिका श्वसन करने में सहायक होती है। तो मीसोसोम्स का काम है कि इनकी सतह पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम्स जो है श्वसन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये था आपका मीसोसोम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में केंद्रकाभ ये दिया हुआ है ऊपर का भाग। तो आपको बताया था कि जीवाणुओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है,
न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियाइड पाया जाता है। तो ये आपका केंद्रकाभ यानी कि न्यूक्लियाइड पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, ये अंदर का हिस्सा केंद्रकाभ होता है और जीवाणु कोशिका में केंद्रकाभ की बात कर रहे हैं न्यूक्लियाइड की। तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक कला से घिरा हुआ एक विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आपको बताया कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक कला से घिरा एक केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जीवाणु कोशिका के मध्य में अनियमित आकार के पिंड युक्त क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। ये देखिए अनियमित आकार का क्रोमैटिन है, लिखा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम यानी डीएनए। यही डीएनए का कार्य करता है जीवाणु कोशिका में, क्योंकि केंद्रक कला से युक्त या घिरा हुआ केंद्रक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो उसके स्थान पर केंद्रकाभ पाया जाता है और केंद्रकाभ के अंदर अनियमित आकार के यानी जिनका कोई आकार नहीं है, यानी कोशिका के मध्य भाग में अनियमित आकार के पिंड युक्त क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। और जो कोशिका का लगभग 10 से 20% भाग घेरे रहता है, इसे ही केंद्रक कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के पदार्थ है, गुणसूत्री पदार्थ है या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जो ये क्रोमैटिन होते हैं। और ये क्रोमैटिन आनुवंशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं जीवाणु कोशिका में। इसके बाद अब हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। तो इस कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है, या कोशिका सेल फ्लूइड भी कहते हैं उसको, यानी सेल फ्लूइड, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कह सकते हो। कोशिका द्रव्य व राइबोसोम यानी राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म, यही कोशिका द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। इस साइटोप्लाज्म जगह जगह ये साइटोप्लाज्म के ढेर हैं और ये छिटका हुआ भी है। तो इसका कार्य क्या होता है, ये होता क्या है ये देखते हैं। तो कोशिका के कोशा द्रव्य में यानी जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में या कोशा द्रव्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी वसाएं, न्यूक्लिक अम्ल, जल तथा खनिज पदार्थों से मिलकर निर्मित एक जीवित तथा कोलाइडी विलयन है। यानी जो ये विलयन है ये एक द्रव है और इस कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, जल आदि खनिज पदार्थों से मिलकर एक निर्मित जीवित कोलाइडी विलयन है। और इसमें 70S प्रकार के यानी राइबोसोम्स की बात हो रही है। तो राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, 70S व 80S। तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के कारण जो कोशा द्रव्य है या कोशिका का द्रव्य जो है वो कणिका में छोटे छोटे कणों के रूप में प्रतीत होता है। और इसका कार्य होता है ये भी कोशिका को पिचकने यानी चिपकने से बचाता है, यानी इस कोशिका को चिपकने से या पिचकने से बचाता है। ये था आपका कोशिका द्रव्य। इसके बाद राइबोसोम्स भी हो गया, 70 प्रकार के पाए जाते हैं और राइबोसोम्स के कारण जो है राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही कोशा द्रव्य कणिका में दिखाई देता है। इसके बाद झिल्ली तंत्र, इसके अंदर अनेक छोटी छोटी झिल्लियाँ होती हैं, वो झिल्ली तंत्र कहलाता है। कोई विशेषकर उसका नाम यानी नहीं है झिल्ली का। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण संरचना आती है आपकी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये दिया गया है, ये भी जीवाणु कोशिका के अंदर का भाग है, यानी कोशिका द्रव्य का ही भाग है प्लाज्मिड देखते हैं क्या होता है। तो सामान्य द्विसूत्री वलयित डीएनए अणु के साथ साथ कुछ आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं, यानी इसमें डीएनए अणु भी होता है और डीएनए अणु के साथ ये द्विसूत्री होता है, 2 धागों के रूप में वलयित, वलय के आकार में। डीएनए के स्थान पर कुछ कुछ आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी
डीएनए अणु के साथ साथ पर, स्थान पर नहीं, डीएनए अणु के साथ साथ। यह भी एक आनुवंशिक पदार्थ है प्लाज्मिड, और इसका कार्य होता है आनुवंशिक लक्षणों को आगे पहुंचाना या आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना। इसके बाद अब हम आते हैं जीवाणु कोशिका के तीसरे भाग उपांग। उपांग क्या होते हैं? तो उपांग जो है ये लहरदार तंतुमयी संरचनाएं होती हैं, और वो तंतुमयी संरचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, कशाभिका, सेक्स फिम्ब्री। तो इन तीनों के काम आपको बताते हैं। तो ये आपका इतनी जीवाणु कोशिका के बारे में हम पढ़ चुके। ये इस नीचे के हिस्से यानी फ्लैजिला, ये फ्लैजिला वाला भाग है, फ्लैजिला को ही उपांग कहा जाता है या कशाभ कहा जाता है। उपांगों का काम होता है ये जीवाणु कोशिका को गति करने में, गति प्रदान करने में मदद करते हैं। तो कशाभिका यानी ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला आप पढ़ चुके हो क्या होता है, या कशाभ क्या होता है। तो लहरदार, देखते हैं ये बता रहे हैं आपको, फ्लैजिला यानी कशाभिका एक लहरदार तंतुमय, यानी लहरदार तंतुमय, यानी किसी भी जीवाणु कोशिका में इस प्रकार से बने होते हैं। 2 भी होते हैं, ये आपको बताया था गतिशीलता के आधार पर। तो ये हमेशा लहर जैसे होते हैं यानी गति करते हैं। तो लहरदार तंतुमय उपांग होते हैं और जो जीवाणु कोशिका को गतिशीलता प्रदान करते हैं। ये इनको जीवाणु कोशिका को चलने में मदद करते हैं, जीवाणु कोशिका को गतिशीलता प्रदान करते हैं, अर्थात गति करने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त आपका दूसरा है सेक्स पिलस। सेक्स पिलस संरचना ये भी आपके उपांग में पाई जाती है, और इसे पिलाई या सेक्स पिल्ली या सेक्स पिलाई भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है सेक्स पिलस या सेक्स पिलाई का, कि संयुग्मन के समय, यानी जीवाणु कोशिका के मिलन के समय या संयुग्मन के समय जीवाणुओं के परस्पर चिपकने में सहायता करती हैं। और ये सेक्स पिलाई इन्हीं के अंदर संरचनाएं होती हैं, और फिम्ब्री ये भी इसी के ऊपर छोटी छोटी रोम जैसी संरचना होती हैं, फिम्ब्री रोम होते हैं। तो अभी आपको फिम्ब्री भी बता रहे हैं, सेक्स पिलस पहले देखते हैं। तो सेक्स पिलस क्या है? संयुग्मन के समय, सेक्स आपको पता है लैंगिक क्रिया, तो सेक्स के समय, इसलिए सेक्स के समय ये कार्य करते हैं, इसलिए इनको सेक्स पिलस या पिलाई या पिलिन अलग अलग नाम से बोला जा सकता है, लेकिन होते ये एक ही हैं। तो सेक्स पिलस का कार्य बता रहे थे कि संयुग्मन के समय जीवाणुओं के परस्पर चिपकने में सहायता करते हैं, जिससे आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यानी इनका काम है संयुग्मन के समय जीवाणुओं के परस्पर चिपकने में, यानी एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु को चिपकने में मदद करते हैं, जिससे आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान हो सके। इसके अलावा फिम्ब्री, फिम्ब्री को हिंदी में रोम कहते हैं, और ये छोटे छोटे इस फ्लैजिला या उपांग पर या कशाभ पर फिम्ब्री होते हैं। तो इन फिम्ब्री का काम है, ये फिम्ब्री खोखले, अकुंडलित तथा छोटे छोटे तंतुमय उपांग होते हैं, यानी छोटे छोटे खोखले तंतुमय उपांग होते हैं जो जीवाणु कोशिका को चलने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार थी ये जीवाणु कोशिका, और ये जीवाणु कोशिका के सभी अंग हैं, इनको याद रखना। और इसमें आप आसानी से इस चित्र के माध्यम से जीवाणु कोशिका की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल आसानी से समझ सकते हो।